लेट्स माइक आज का अखबार। आज का अखबार में आज जानेंगे। एक तरफ अमेरिका के केंद्रीय बैंक की आजादी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी पसंद से पूरी आर्थिक दिशा बदल सकते हैं? दूसरी तरफ ब्रिटेन में केयर स्टैमर और पीटर मैंडलसन को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जो सीधे भरोसे और जवाबदेही पर चोट करता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया जंग और संकट से जूझ रही है तो आखिर फायदा किसे हो रहा है? वॉल स्ट्रीट, हथियार कंपनियां, एआई और ग्रीन एनर्जी, यानी संकट में भी कुछ के लिए मौका बन रहा है। तो चलिए आज समझते हैं कैसे फैसले, विवाद और युद्ध मिलकर दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं और इसमें आपका भविष्य कहाँ खड़ा है। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय ट्रंप की फेड पसंद को लेकर हमारी चिंता क्यों है, इसमें एक बेहद अहम चिंता उठाई गई है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की आजादी पर संभावित खतरे की। लेख कहता है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह केविन वास को फेड चेयर के लिए चुना है, वो कागज पर तो मजबूत उम्मीदवार लगते हैं, लेकिन असली सवाल उनकी स्वतंत्रता और नीतिगत मजबूती को लेकर है। फेड का काम राजनीति से अलग रहकर फैसले लेना होता है, लेकिन ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो उनके मुताबिक ब्याज दरें घटाए। ऐसे में आशंका ये है, क्या वॉश देश के हित में काम करेंगे या राष्ट्रपति की इच्छा के मुताबिक? संपादकीय आगे बताता है कि वॉश का रिकॉर्ड भी थोड़ा उलझा हुआ है। पहले वो महंगाई को लेकर सख्त रुख रखते थे, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने कम ब्याज दरों की वकालत शुरू कर दी, जो ट्रंप की लाइन से मेल खाती है। वो ये दलील देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पादकता बढ़ेगी और महंगाई काबू में रहेगी। लेकिन लेख इसे एक जोखिम भरा दांव मानता है, क्योंकि अभी तक इसके ठोस आंकड़े नहीं दिखे हैं। इतिहास का उदाहरण देते हुए संपादकीय याद दिलाता है कि जब ऑर्थर बर्न्स ने रिचर्ड निक्सन के दबाव में फैसले लिए थे, तो 1970 के दशक में भारी महंगाई का संकट पैदा हो गया था। लेख एक और बड़ी चिंता उठाता है, फेड के फैसलों में ट्रेजरी डिपार्टमेंट को शामिल करने का वर्ष का प्रस्ताव। ये तकनीकी मामला लग सकता है, लेकिन असल में इससे सरकार को मौद्रिक नीति में सीधा दखल मिल सकता है, जो फेड की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसके अलावा लेख कहता है कि वर्ष का वित्तीय बाजारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा भी खतरनाक हो सकता है। 2008 की आर्थिक मंदी से सबक मिला था कि बिना मजबूत सरकारी निगरानी के बाजार खुद को संभाल नहीं पाते। लेकिन वॉश कुछ अहम नियमों को ढीला करने की बात करते हैं, जिससे भविष्य में संकट का खतरा बढ़ सकता है। अंत में संपादकीय साफ संदेश देता है कि अगला फेड फेयर सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी अर्थतंत्र की दिशा तय करता है। इसलिए सीनेट को वॉश से कड़े सवाल पूछने चाहिए। क्या वो सच में स्वतंत्र रहकर काम करेंगे? क्या वो महंगाई से लड़ने को तैयार हैं? और क्या वो वित्तीय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी सख्ती दिखाएंगे? कुल मिलाकर लेख का मकसद ये समझाना है कि ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि संस्थागत स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिरता की परीक्षा है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय स्टामर और मेंडलसन पर कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। इसमें एक बहुत सीधी लेकिन गंभीर बात कही गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टेमर और उनके सहयोगी पीटर मैंडलसन को लेकर जो सफाई दी जा रही है, वो खुद ही एक दूसरे से टकरा रही है। अखबार कहता है, ये सिर्फ एक नियुक्ति का मामला नहीं है, बल्कि भरोसे, पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। संपादकीय समझाता है कि पहले स्टामर ने कहा कि उन्होंने मैंडलसन की बातों पर भरोसा किया और गलती हो गई। फिर कहा कि उन्हें चेतावनी मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नियुक्ति कर दी, यानी फैसला जानते हुए लिया गया। और अब सरकार ये कह रही है कि असली गलती अधिकारियों की थी, जिन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। द गार्जियन का तर्क है, ये तीनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। या तो प्रधानमंत्री को गुमराह किया गया, या उन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, या सिस्टम ही फेल हुआ। लेकिन हर बार जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी जा रही है। लेख ये भी बताता है कि मैंडलसन का नाम पहले से ही विवादों में था, खासकर जेफरी एप्स्टीन से उनके संबंधों को लेकर। ये कोई छुपी हुई जानकारी नहीं थी।
बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी। ऐसे में इस अखबार सवाल उठाता है कि अगर जोखिम पहले से साफ था, तो फिर इतनी संवेदनशील पोस्ट अमेरिका में राजदूत के लिए उन्हें क्यों चुना गया? द गार्जियन आगे एक अहम बात कहता है। ब्रिटिश राजनीति का सबसे बड़ा नियम है कि संसद से सच नहीं छुपाया जाता। लेकिन जब विपक्ष की नेता कैमी बैडनॉक ने सीधे पूछा, क्या सुरक्षा जांच में एप्सिन से जुड़े रिश्तों का जिक्र था, तो स्टामर ने हाँ कहा। अब अगर वो कहते हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, तो ये विरोधाभास और गंभीर हो जाता है। संपादकीय का मूल संदेश यही है, मुझे पता नहीं था कहना कोई बहाना नहीं हो सकता। एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि उसे क्या बताया गया, बल्कि ये भी होती है कि सिस्टम इस तरह काम करे कि सच्चाई ऊपर तक पहुंच सके। अखबार के मुताबिक इस मामले में लगता है कि जांच प्रक्रिया को औपचारिकता बना दिया गया और असल जवाब दबा दिए गए। अंत में द गार्जियन चेतावनी देता है कि अगर सरकार इस मामले को साफ साफ नहीं रखती, तो ये सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं रहेगा, ये भरोसे का संकट बन सकता है। और अगर सत्ता पक्ष के सांसद चुनावी दबाव में इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं, तो भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, ईरान युद्ध के बड़े फायदे में कौन? वॉल स्ट्रीट, हथियार कंपनियां, एआई और ग्रीन एनर्जी में एक अहम और थोड़ा असहज सच सामने रखा गया है। ईरान युद्ध भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर हो, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो इस संकट में भी जमकर फायदा कमा रहे हैं। लेख बताता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2026 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है, और अगर हालात और बिगड़े तो ये 2.5% तक जा सकती है। खासकर गरीब और विकासशील देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि तेल गैस महंगे हो रहे हैं और सप्लाई चेन टूट रही है। लेकिन इसी संकट के बीच कुछ उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात वॉल स्ट्रीट की, जहां बाजार की अनिश्चितता ने बड़े निवेश बैंकों के लिए कमाई का मौका दिया है। जैसे गोल्डमैन सैक और मॉर्गन स्टैनली जैसे बैंक ज्यादा ट्रेंडिंग और डील्स के चलते भारी मुनाफा कमा रहे हैं। बाजार जितना ज्यादा हिलता डुलता है, इन बैंकों की कमाई उतनी ही बढ़ती है। दूसरा बड़ा फायदा प्रेडिक्शन मार्केट्स को हो रहा है, जैसे पॉली मार्केट, जहां लोग युद्ध और राजनीति के नतीजों पर दांव लगा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म रोजाना लाखों डॉलर कमा रहा है, लेकिन लेख ये भी बताता है कि इसमें कमाई का बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने लोगों के पास जा रहा है, और इस पर रेगुलेटर्स की नजर भी पड़ने लगी है। तीसरा सेक्टर है रक्षा और हथियार उद्योग। दुनिया भर में बढ़ते तनाव के चलते देश अपने रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, जिससे हथियार कंपनियों की मांग और मुनाफा दोनों बढ़ रहे हैं। शेयर बाजार में भी इन कंपनियों के स्टॉक्स तेजी से ऊपर गए हैं। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सेक्टर युद्ध के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ताइवान की चिप बनाने वाली कंपनी TSMC जैसे खिलाड़ी रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि AI के लिए चिप्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इससे साफ है कि टेक्नोलॉजी की दौड़ पर युद्ध का असर सीमित है। और पांचवा बड़ा विजेता है ग्रीन एनर्जी। ईरान युद्ध ने एक बार फिर दिखा दिया कि तेल पर निर्भरता कितनी जोखिम भरी है। इसी वजह से देश तेजी से सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकारें नई नीतियां ला रही हैं और निवेश बढ़ा रही हैं, जिससे ये सेक्टर तेजी से उभर रहा है। लेख का कुल मिलाकर संदेश ये है कि हर आर्थिक संकट अपने साथ कुछ विजेता भी लेकर आता है, लेकिन ये जीत एक असमान दुनिया की तस्वीर भी दिखाती है, जहां एक तरफ आम लोग महंगाई और संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ उद्योग उसी संकट से मुनाफा कमा रहे हैं। यही वैश्विक अर्थव्यवस्था का विरोधाभास है, जिसे ये लेख साफ साफ उजागर करता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based